सेंटर पॉइंट पे V 0 है, ये ग्राफ का सेंटर है, सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू है वो पूरी एक्स एक्सिस पे क्या होंगी, 0। तो वॉल्यूम ऑफ गैस यहाँ पे 0 होता है। वॉल्यूम ऑफ गैस तो 0 होता है, लेकिन टेम्परेचर माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखें, अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर V 0 करोगे तो T भी 0 होगा, V डबल करोगे तो T भी डबल होगा। मतलब प्रोपोर्शनल है ना, अगर V को हाफ करेंगे तो T भी हाफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं आ रहा, तो हम इस कंडीशन में के इस टेम्परेचर को केल्विन में निकालते हैं, सही है। जब इस टेम्परेचर को केल्विन में डिटरमाइन करते हैं तो वो इस बात को वेरीफाई करता है कि वॉल्यूम 0 तो टेम्परेचर भी 0। तो यही वजह है स्टूडेंट कि जो गैसेस लॉ होते हैं वो केल्विन टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होते। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम ऑफ गैस 22.4 dm³ है, तो अगर 2 डिग्री में टेम्परेचर कर दूं तो 44.8 डिग्री होगा। क्या ये राइट स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, सही है। अगर मैं इसी बात को केल्विन में लिखूं कि 1 केल्विन पे 22.4 dm³ है, तो 2 केल्विन पे डबल हो जाएगा, 44.8 dm³ होगा। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होते हैं, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे होते हैं? केल्विन टेम्परेचर पे होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं होते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो टेम्परेचर और इसका रिलेशन आपके पास है वॉल्यूम का, वो केल्विन टेम्परेचर पर राइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर राइट नहीं होता। याद रखिएगा कि जो हमारे पास, सही है स्टूडेंट, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा टेम्परेचर वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है वो कौन से टेम्परेचर पे है? केल्विन के ऊपर राइट स्टेटमेंट है, डिग्री सेंटीग्रेड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। बाद का सवाल बनता है, जैसे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला तो हाफ mv² होता है, एक फॉर्मूला 3/2 kT होता है। भाई एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है और एक आपके पास 3/2 kT। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, सही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बच्चों, ये भी आपसे बाजू का सवाल पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो टेम्परेचर 0 है, अगर आप 0 टेम्परेचर रखो तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0। भाई इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है केल्विन में? 0। तो इस टेम्परेचर को लाके अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं T की जगह पे, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो याद रखिएगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे गैस की काइनेटिक एनर्जी 0 होते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, सिर्फ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, टोटल एनर्जी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 0 होता है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। सवाल बनता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे गैस की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो आप कहेंगे 0 होगी, क्योंकि टेम्परेचर 0 हो जाता है, सही है। और इसी तरीके से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल भी हो सकता है, टोटल एनर्जी भी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 0 हो जाता है। ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ। इसके बाद हम लॉ ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे, जो कि हम मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं। से लॉ ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ प्रेशर की हेडिंग बनाएं। जो 0 केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है।
बेटा केल्विन में कन्वर्जन कर रहे हैं, केल्विन में कन्वर्जन करने का फॉर्मूला होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना होगा तो आप क्या करोगे, माइनस का, बेटा एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू है, जीरो आएगा ना, -273 प्लस 273 क्या आएगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा ना बेटा। आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? देखो यहां पे स्टूडेंट देखें, इसकी स्टेटमेंट है द फिक्स मास ऑफ अ गैस ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फॉर्मूला बन गया, कांस्टेंट के है तो V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। हमने ग्राफ बनाया टेम्परेचर और वॉल्यूम का, सही है, टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। मैंने कहा स्टूडेंट देखें जो y एक्सिस की वैल्यू वो x पे जीरो होगा, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे जीरो होगा, वॉल्यूम तो जीरो हो गया, टेम्परेचर जीरो नहीं हुआ। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर को भी जीरो होना था, तो आपने जब केल्विन में निकाला तो टेम्परेचर जीरो हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो चार्ल्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, केल्विन पे एप्लीकेबल होते हैं। मतलब मैं कहूं कि 1 डिग्री पे इतना है तो 2 डिग्री पे डबल होगा, नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होगा, हाँ केल्विन में होगा कि 1 डिग्री पे इतना है तो 2 पे 44.8 dm³ होंगे। ये बेसिकली स्टूडेंट केल्विन टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होते हैं। फिर मैंने ये कहा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब जब टेम्परेचर गैस की जीरो हो गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मतलब अगर टेम्परेचर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस भी जीरो होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे गैस की काइनेटिक एनर्जी सही है जीरो होती है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी उसका होता है, सही है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे इस तरीके से समझ में आएगा। अब हम लॉ ऑफ प्रेशर की बात करेंगे जो कि हम मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ प्रेशर में लिखें द फिक्स मास ऑफ अ गैस ऑफ pressure is directly proportional to the absolute temperature at constant volume देखें, the fixed mass of a gas of pressure is directly proportional to the temperature at constant volume। सही लिखें, the fixed mass of a gas of pressure is directly proportional to the temperature at constant volume। तो ये P KT के बराबर है, P1 अपॉन T1, सही है, ये P अपॉन T जो है वो K के बराबर होगा। तो P1 अपॉन T1 जो है वो P2 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास है। इसी तरीके से जनरल गैस इक्वेशन में PV, ये तो हो गया स्टूडेंट टॉपिक लॉ ऑफ प्रेशर मैट्रिक में पढ़ते थे, हम सबको पता है PV nRT के बराबर होते हैं, सही है, जनरल गैस इक्वेशन है। और आप सबको पता है कि N किसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के। तो इस फॉर्मूले को हम यू भी लिखते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT के बराबर भी लिख रहे होते हैं। और इसी तरीके से हम सबको पता है कि भाई PV का फॉर्मूला एक होता है P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, ये जनरल गैस इक्वेशन लिख रहा हूँ। और एक फॉर्मूला PV NKT भी पढ़ते हैं, जहाँ पे आप प्रेशर ऑन गैस को स्टूडेंट प्रूव कर रहे होते हैं, उसमें हम PV NKT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.31 जूल, सही है, मोल इनवर्स
केल्विन इनवर्स, और के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला लिख लें। अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सर क्वेश्चन दिखाइएगा बच्चों को। सही, अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। दिखाएं सर। क्वेश्चन दिखा रहे हैं। वही पेपर कल जो दिखाएगा, इसमें टॉपिक 3 दिखाऊंगा। हाँ, टॉपिक 3 सही है। टॉपिक 3 4 क्वेश्चन इनको पूरा कर लें। ऊपर कर। मैसेज दिखा देखें भाई, मैंने आपको कहा कि डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर केल्विन टेम्परेचर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने सबसे पहले आपको ये बात बताई है। सही है, इनको मैसेज कर देना, इनका मसला है आवाज का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं। कह रहे इक्वेशन ऑफ स्टेट क्रॉसपेंडिंग 8 ग्राम्स ऑफ O2 इज। जी, वेरी गुड। बी राइट आंसर है इसका। सही है, इसका राइट आंसर बी है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका राइट आंसर बी है। एक पेपर 1 मिनट देखें। आप अगर इस इक्वेशन से सॉल्व करें तो बी आंसर आ रहा है क्वेश्चन 1 का। देखें, आप अगर इस इक्वेशन से सॉल्व करके देख रहे हैं तो आपके पास बी आंसर आ रहा है इस इक्वेशन से। भाई पीवी किसके बराबर है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आरटी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रहा हूँ। पीवी मास कितना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम O2। O2 का कितना है? एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है। हटा दीजिएगा पेपर, पेपर हटा दीजिएगा बच्चों को। बोर्ड दिखा दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, एक आपके पास जो है ना, एक का जो O का 16 होता है तो 2 है O2 तो 32 होगा ना भाई RT। अब आप खुद देखो, 8 से अगर इसको कैंसिल करें 4 होगा, तो PV किसके बराबर होगा? RT अपॉन 4 के। तो ये बी ऑप्शन था। सही है। O2 का तो मास स्टूडेंट 32 होगा ना, मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकाले तो 16 कितना हो जाएगा? सही है। तो उस कंडीशन में आपके पास O2 के लिए 32 लिया तो RT जी। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सर दिखा दीजिएगा क्वेश्चन 2। हाँ 2, हाँ नहीं इसी में ना टॉपिक में। क्वेश्चन 2 बेटा देखो, इसमें कह रहे हैं टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डबल। और आपके पास क्या स्टूडेंट दिया हुआ है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डबल हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा? डबल तो होगा, लेकिन कौन से स्केल पे? केल्विन पे। कौन से स्केल पे होगा? केल्विन पे। थोड़ा सा स्टूडेंट देख लीजिएगा इस चीज को। डबल तो होगा, लेकिन कौन से स्केल में होगा? केल्विन में। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी डबल करने पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो डबल होगा। डबल तो होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, लेकिन केल्विन स्केल पे। आप में से बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं, वेरी गुड।
काफी बच्चे सही बता रहे हैं। हटा दे। देखें, इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। सही है, आप लोगों को पता है स्टूडेंट के जो गैसेस लॉ है वो केल्विन टेम्परेचर पे ही बनाया गया है। अब आपके पास सवाल में लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको डबल करे तो वो भी डबल होगा। तो T की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 54 नहीं बता सकता। क्यों भाई? 54 इसलिए नहीं बता सकता, डिग्री सेंटीग्रेड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, केल्विन में होते हैं। तो सबसे पहले इस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो आप। भाई केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है ना C+273। आपने इसको केल्विन बनाया, कितने आ गए? 300 केल्विन। अब मैं ये कह रहा हूं इसको डबल करने से ये भी क्या होगा? डबल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 300 कितने होंगे? 600 केल्विन। क्या ऑप्शन में 600 केल्विन लिखा हुआ है? एक भी ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो राइट आंसर होता। क्या ऑप्शन में 600 लिखा हुआ है? केल्विन नहीं। अगर होता तो वो भी राइट आंसर होता, तो नहीं है ना। तो अब हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है केल्विन। सही, जो टेम्परेचर मैंने केल्विन में बनाया है, केल्विन माइनस 273। तो आप क्या करें, 600 में से माइनस करें 273, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 327। मतलब पहले मैं केल्विन स्केल पे गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ली, फिर उसके बाद दोबारा डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। लेकिन अगर केल्विन में ऑप्शन दिया होता 600 तो वो भी राइट आंसर है, लेकिन 600 नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको पहले देखो फिर पूछना। पहले देखो, देख के समझने की कोशिश करो, फिर मुझसे पूछो। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये डायरेक्ट ये डबल हो रहा, तो ये भी डबल होगा, लेकिन डिग्री में नहीं होगा, केल्विन में होगा। सही है, गैसेस लॉ केल्विन टेम्परेचर के ऊपर चल रहा होता है। तो आपने क्या किया, इसको केल्विन बनाया 300, ये डबल तो ये भी डबल, तो इसका डबल कितना कर लिया? 300 का डबल 600। अगर 600 केल्विन ऑप्शन में है तो राइट आंसर है। हमने देखा ऑप्शन में नहीं है, तो हमने सोचा कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करके चेक करते हैं क्या डिग्री सेंटीग्रेड वाली वैल्यू दी हुई है। तो हमने इसको दोबारा डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब पहले हम केल्विन में गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया, फिर हम डिग्री सेंटीग्रेड पे आए। तो डिग्री सेंटीग्रेड पे इस वैल्यू का टेम्परेचर एनर्जी को डबल करने पे 327 वैल्यू होगी। सही है, तो राइट आंसर 327 है। सही, अब समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे हम बात करेंगे सही क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, दिखा दें सर। इस क्वेश्चन में आपके पास दो बल्ब हैं, एक एक्स है और एक वाई है। सही है, वॉल्यूम ऑफ एक्स जो है वो ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ वाई से, और सिस्टम स्टैब्लिश हो रहा है। स्टैब्लिश होने का मतलब प्रेशर बराबर। स्टैब्लिश क्या होता है, मतलब बराबर हो गए। अगर एक सिलेंडर में प्रेशर ज्यादा होगा तो दूसरी बढ़ रहा होगा, स्टैब्लिश होना बराबर। सही, टेम्परेचर 200 केल्विन टू 400 केल्विन बता रहे हैं, और गैस एक्स का मोल एक्स बताया हुआ है, गैस वाई का मोल आपसे पूछा जा रहा है। बताएं क्या राइट आंसर होगा?
हटा दें। देखें बेटा, यहां देखिएगा, इसमें स्टूडेंट हमारे पास कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस ट्वाइस है वॉल्यूम ऑफ वाइस है। बल्ब एक्स का टेम्परेचर 200 है और बल्ब वाई का टेम्परेचर 400 है। सही, गैस एक्स का मोल एक्स है, गैस वाई का मोल कितना है हमें मालूम करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कह रहे हैं सिस्टम स्टैब्लिश हो जा रहा है। स्टैब्लिश होने का मतलब प्रेशर बढ़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर बल्ब एक्स का प्रेशर ज्यादा होता ना तो गैस इधर ट्रांसफर होते हैं वाई की तरफ। ऐसा नहीं बता रहे कि गैस वाई की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। और अगर यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता ना तो गैस कहाँ ट्रांसफर होते हैं, एक्स की तरफ। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कह रहे स्टैब्लिश है। स्टैब्लिश मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों साइड बराबर हो गया प्रेशर, मतलब इधर का प्रेशर बराबर है, जब भी तो ये रुका हुआ है, स्टैब्लिश है। सही है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कह रहे बल्ब एक्स का प्रेशर बल्ब वाई के प्रेशर के बराबर है, क्योंकि सिस्टम स्टैब्लिश है। स्टैब्लिश है, मैं बार बार बता रहा हूं मेरा बच्चा, देखो मैं ये कह रहा हूं यहां का प्रेशर अगर ज्यादा होता है ना तो गैस वाई की तरफ ट्रांसफर हो, तो सवाल में लिखा होता है गैस वाई की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सही है, वाई का प्रेशर ज्यादा होता तो एक्स की तरफ। कह रहे स्टैब्लिश है, मतलब ना तो गैस इधर जा रहा है ना तो इधर आ रहा है, मतलब बराबर है प्रेशर। अब देखो P का फॉर्मूला होता है nRT अपॉन V। nRT अपॉन V, आप इस चीज को यहां पुट कर लें, nx tx, मैंने r नहीं लिखा, vx, ny ty vy। मैंने ना तो यहां पे r लिखा और यहां पे r लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप r लिखोगे, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना बेटा, यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो वहां पे भी r की वैल्यू, सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसमें से r को छोड़ के लिख रहा हूं, सिर्फ इस r को छोड़ के लिख रहा हूं। nx की वैल्यू कितनी है? x है। tx की वैल्यू कितनी है? 200 है। vx की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस है vy से। यस ही रहा। ny कितनी है? ny हमें मालूम करना है। और ty की वैल्यू कितनी है? 400। अब आप यहां पे देखो, इस vy से ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि ये 2 से ये 100 हो गया, इस 100 से ये 4 हो गया, तो बचा क्या? x बराबर है ny 4 के। इस 4 को डिवाइड में ले लो तो x अपॉन 4 किसके बराबर हो गया? ny के। ये आंसर है, x अपॉन 4 इसका राइट आंसर है। भाई 27 का डबल नहीं कर सकते। सही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में फर्क होता है भाई। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होते हैं, केल्विन में होते हैं। ऐसे वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, केल्विन में होता है। और ये केमिस्ट्री में भी ऐसी है, फिजिक्स में भी ऐसे ही है। ये क्या हो गया? क्वेश्चन दिखाइएगा। सही है, x अपॉन 4 राइट आंसर है यहाँ पे। ए ऑप्शन राइट आंसर ही है। अच्छा देखो, मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से बता रहा हूं। 4 की बात करेंगे, लेकिन 4 में जो ऑप्शन है सी को सही कर लें, 2.8 है। सी में 12.8 नहीं है, 2.8 है, और यही राइट आंसर है। कैसे आएगा ये आप बता दें। आप लोग सॉल्व करके देख लें, 2.8 आ रहा है। मैंने परसेंटेज की कहानी बताई थी, याद करें रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त। जब गिवन भी परसेंटेज में हो और जिसको फाइंड भी करना है वो भी परसेंटेज में हो, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? मैथमेटिकल लॉग के रूल अप्लाई करते हैं। हाँ, मैथमेटिकल लॉग के रूल से बना के देखो, आ रहा है 2.8%। 2536 आंसर बेटा x अपॉन 4 है।
3 क्वेश्चन का। जी वेरी गुड। 2.8 है ना? हाँ बेटा 2.8 है, वो भी सी ऑप्शन। 2310 वेरी गुड बेटा। भैया आपने बहुत अच्छा बता दिया, फॉर्मूला भी बता दिया, वेरी गुड। ठीक सर। हाँ। टू 2.8% है, 2.8 1 को हटा दे, 2.8 ऐसे दिखा रहे हैं। ओके बच्चों, मैं अब बनाकर दिखा रहा हूं इसको, हटा दीजिएगा। देखें हमारे पास कुछ कंडीशन इस तरीके से है बच्चों। ये देखें हमारे पास स्टूडेंट पी जो होता है वो एनआरटी के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पी बराबर होगा एनआरटी अपॉन वी के। मैंने आपको कहा था जब गिवन परसेंटेज में हो और जिसको फाइंड करना है वो भी परसेंटेज में हो, कह रहे परसेंटेज चेंज इन प्रेशर बता दें, मोल भी परसेंटेज में दिया हुआ है, टेम्परेचर भी परसेंटेज में दिया हुआ है, वॉल्यूम भी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम इस कंडीशन में मैथमेटिकल लॉ के रूल अप्लाई करते हैं। और मैथमेटिकल यही एग्जांपल मैंने आपको स्टूडेंट चैप्टर नंबर जाके देखिएगा 13 में रेजिस्टेंस समझाते वक्त मैंने इस फॉर्मूले को समझाया था वहां पे। ये तीनों स्टूडेंट मल्टीप्लाई में तो प्लस में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई को हम क्या करते हैं, प्लस में लिख देते हैं। ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और परसेंटेज चेंज इन, देखें जो मल्टीप्लाई में होगा उसको प्लस में लिख देंगे, जो डिवाइड में होगा लॉग कहता है उसे माइनस करके लिखते हैं। ये फॉर्मूला बन गया। अब आप देखें परसेंटेज चेंज इन मोल 2% है और आर इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का चेंज थोड़ी ना होता है, कांस्टेंट का चेंज हमेशा 0 होता है। एक नंबर है, अभी मैं कहूँ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी 1 घंटे के बाद भी 27 है, तो आप कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, सही है। मैंने कहा अभी स्टूडेंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 घंटे के बाद भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज क्या होगा 0। तो कांस्टेंट का चेंज नहीं होता, 0 होता है। तो टेम्परेचर बता रहे हैं 1%, वॉल्यूम बता रहे हैं 0.2%, तो बताओ ये कितना होगा, 3 माइनस 0.2% कितना आएगा, 2.8%। ये ऑप्शन सी राइट आंसर था, सही है। जब भी कभी गिवन, जिसे जो गिवन हो और जिसको फाइंड करना है ये दोनों परसेंटेज में हो, तो हम मैथमेटिकल लॉग के रूल अप्लाई करते हैं, हमेशा मैथमेटिकल लॉग के रूल अप्लाई करेंगे। इनसे बात कराइएगा। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम सर। मासाम जी सर बोले। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपने समझाया वो समझ नहीं आया, मतलब कैलकुलेशंस तो पता चल गई पर इसका आंसर 2x नहीं हो सकता सर, मतलब डबल ही तो हो रहा है वो टेम्परेचर। बाकी सारे फैक्टर्स भी तो लगे हुए हैं। लेकिन सर है तो केल्विन में ना। मेरे बच्चा बात तो समझो आप, सही है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि फिजिक्स हम अपने अंदाज से चलाते हैं, सही है, जो है हम वही पढ़ेंगे ना। आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर डबल ले लें, जी तो टेम्परेचर डबल है नहीं, मतलब आंसर जो है वो 2x क्यों नहीं आ रहा इसका। आप नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर का रिलेशन देखो क्या होगा। सर वो तो डायरेक्ट नहीं होगा, रुक जाए। आप थोड़ा सा सोच लें बेटा, एक होता ना कि मैं आपसे आपसे सिर्फ मैं टेम्परेचर और मोल की बात कर रहा हूँ फर्ज कर लें, या मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम और मोल की बात कर रहा हूँ, तो हमें एक बात समझ में आती है कि सर आप सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये डबल हुआ वो भी डबल होगा। आप यहाँ पे देखो कितने सारे फैक्टर दिए हुए हैं, वॉल्यूम डबल हो रहा है, टेम्परेचर एक दूसरे से डबल हो रहे हैं, सही है, मोल हमें मालूम करना है। तो बेटा आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को तो समझे, एक वैल्यू तो नहीं दी हुई ना, डिफरेंट चीजें दी हुई हैं। अच्छा तो मतलब हम सबको सबके उसके इसी वक्त सबको रिस्पेक्ट से कंसिडर देखेंगे। करेंगे ना। ओके सर। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि टेम्परेचर डबल हो रहा है, वॉल्यूम बता दो, आप कहोगे डबल होगा, सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डबल हो जाएगा।
लेकिन आप देखें यहाँ पे कितने सारे फैक्टर लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मतलब सबके उससे देखेंगे हम रिस्पेक्ट से। जाहिर सी बात है। अब ओके हो गया सर। क्लियर? जी सर। अब हो कि ये बराबर क्यों लिया है, इसकी वजह समझ में आया, क्योंकि सिस्टम एस्टैब्लिश हो रहा है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। ये टॉपिक हो गया, हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट। सही है, किसी का क्वेश्चन नहीं है? ओके। अब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है। सही है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के हवाले से हम बात करते हैं स्टूडेंट, लिखिएगा। सही है, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिख लें। व्हेन अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of unit mass, when amount of heat required to rise the temperature of unit mass। सही है, यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम। सही, उसके आगे लिखें थ्रू 1 केल्विन, थ्रू 1 केल्विन। सही है, थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। फिर से सुनिएगा, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of, when amount of heat required to rise the temperature of, सही है, when amount of heat required to rise the temperature of unit mass, सही है, through 1 Kelvin, सही है, through 1 Kelvin is called specific heat। बेसिकली स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला ये होता है mc डेल्टा टी। यहाँ पे m मास है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, c आपके पास स्पेसिफिक हीट है और ये थर्मल एनर्जी है, मतलब जो हम हीट सप्लाई दे रहे हैं। तो c बराबर होता है, c बराबर होगा डेल क्यू अपॉन m डेल्टा टी। सही है, m डेल्टा टी। यूनिट की बात करें तो ऊपर जूल, ये किलोग्राम और ये केल्विन है। तो जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट होगी। सही है, फिर से सुनिएगा, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, सही, यूनिट मास, सही है, थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। डेल क्यू थर्मल एनर्जी है, हीट सप्लाई है, m मास है, c स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, मतलब स्पेसिफिक हीट है, और ये आपके पास डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट निकालने का फॉर्मूला बना। यूनिट स्पेसिफिक हीट की क्या होती है? जूल, किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स होते हैं। अच्छा, जो स्पेसिफिक हीट होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड पे अप्लाई होते हैं, गैसेस पे नहीं अप्लाई होते हैं। गैसेस पे जो अप्लाई होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। याद रखिएगा, जो स्पेसिफिक हीट होता है वो गैसेस पे अप्लाई होते हैं। सही है, ये गैसेस पे अप्लाई होते हैं स्टूडेंट। सॉरी, जो स्पेसिफिक हीट होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड पे अप्लाई होते हैं। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट ये गैसेस के लिए होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए होता है। सही है, अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखें, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट, सही, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, मोलर स्पेसिफिक हीट लिखेगा, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 mole of gas, required to rise the temperature of 1 mole of gas,
सही है, रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन, say through 1 Kelvin is called molar specific heat. फिर से सुनिएगा, when amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of gas, say through 1 Kelvin, this is called molar specific heat. तो मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होता है, डेल क्यू का फॉर्मूला एनसी डेल्टा डी होते हैं। भाई देखिए गैसेस को मोल सिस्टम में पढ़ते हैं, बस मैंने मास की जगह पे मोल रखा है, ये देखें मास जहां पे यहाँ पे मास है यहाँ पे मोल है, सही है। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होगा डेल क्यू एन डेल्टा टी, सही है। इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट जूल, नीचे मोल, ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और ये केल्विन ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स यूं हो जाएगा, ये कंडीशन होगा, सही है। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो गैसेस के लिए पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट हम सॉलिड और लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरीके से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, सही है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो इसको हम सीपी कहते हैं। सीपी का फॉर्मूला ये होता है, सीपी बराबर होगा डेल क्यू एन डेल्टा डी, सेम फॉर्मूला होता है और डेफिनेशन भी सेम होते हैं बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन बता दूं तो आप यही भी लिखिएगा, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, सही है, थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। इजाफी बातें क्या होंगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो भाई यहां पे देख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि मोलर, तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है। मतलब इसकी डेफिनेशन में लास्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर लगा दे, ये बन जाता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि गैसेस को हम स्टडी करते हैं या तो कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मोलर, अब हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, सीवी, सही है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हम सीवी की बात कर रहे हैं। तो सीवी का फॉर्मूला भी यही होगा, क्या होगा स्टूडेंट, डेल क्यू एन डेल्टा टी। अगर आप कहेंगे सीपी सीवी की यूनिट क्या होंगी, यूनिट ऑफ सीपी सीवी, तो जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स होंगे। ये सीपी और सीवी दोनों की यूनिट होती है। अच्छा, आप सबको पता है इन दोनों का रिलेशन, आप सब जानते होंगे कि सीपी सीवी का क्या रिलेशन होता है। तो सीपी माइनस सीवी क्या होते हैं, आर के बराबर होते हैं, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। आर को हम मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। आर की वैल्यू 8.31 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। ये देखें, सीपी माइनस सीवी हर किसी को पता है कि किसके बराबर होगा, आर के। और एक रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट। रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट की अगर आप बात करोगे
तो ये स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं Cp अपॉन Cv होते हैं। Cp अपॉन क्या होता है, Cv होते हैं। रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv होते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे इंटर में। फिर से मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक हीट सॉलिड और लिक्विड पे अप्लाई होते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यहां से बता रहा हूं, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ, say when amount of heat required to rise the temperature of unit mass through 1 Kelvin is called specific heat। ये फॉर्मूला है। यूनिट स्टूडेंट आपका जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट के हवाले से बात करें तो ये गैसेस पे अप्लाई होता है। व्हेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। बस यहाँ पे मास की जगह पे मोल आ गया, सही है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे इसी डेफिनेशन में इजाफी बात लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। सही है, दोनों के फॉर्मूले भी लिख दिया, यूनिट भी दोनों के सेम होते हैं और Cp माइनस Cv R के बराबर होता है, मोलर गैस कांस्टेंट के या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। R यहाँ पे मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसका नाम है, और या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपके पास Cp अपॉन Cv दिया हुआ है। अच्छा, ये डिफरेंट गैस के डिफरेंट होते हैं, ये मैं लिखकर अभी दिखाता हूं। जैसे मोनोटॉमिक गैस हो, डायटोमिक गैस हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं स्मॉल आर की। ये मैं आपके सामने लिख देता हूं कॉलम, देखें। अगर मैं आपको ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, स्मॉल आर की वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस होते हैं। देखें, यहां पे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ गैस की बात करेंगे। जो डिफरेंट गैस होंगी वो यहां पर लिखेंगे। ये Cv, ये आपके पास Cp और ये स्मॉल r Cp अपॉन Cv, ये आपके पास कंडीशन है। अगर मोनोटॉमिक गैस होगा, सही है, अगर हमारे पास मोनोटॉमिक गैस होंगे, आप मोनोटॉमिक गैस की एग्जांपल बताएं जी। नोबल गैसेस को मोनोटॉमिक गैस कहते हैं, हीलियम, नियोन, ये कौन से गैस होते हैं? हाँ, मोनोटॉमिक गैस कौन से होते हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ बस एंड करेंगे, सही। हीलियम, नियोन, ये सब क्या है? मोनोटॉमिक गैस हैं, सही। नोबल गैसेस आपके पास PV-NKT में N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है या मोलर गैस कांस्टेंट है? पीछे का दिखाइएगा मैसेज। भाई रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है वो स्मॉल r होता है। आपने न्यूटन फॉर्मूला लैप्लास करेक्शन पढ़ा था, अभी चैप्टर 8 में भी पढ़ रहे हैं ना, वहां पे भी तो स्मॉल r हमने यूज किया है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, भाई इसको कहते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। देखें, Cv की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस हीलियम, नियोन गैस को कहते हैं, सही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें Cv जो है वो 3/2r होते हैं, Cp जो है वो 5/2r होते हैं। इसकी स्मॉल r की वैल्यू इन दोनों को जब डिवाइड करते हो तो 1.67 आता है। अगर हम डायटोमिक गैस की बात करें, डायटोमिक गैस की बात करें तो H2 गैस की बात करेंगे, O2 गैस की बात करेंगे, N2 गैस की बात करेंगे। डायटोमिक, अभी मैं बोल रहा हूं, सही, यहाँ पे कौन सी गैसेस होंगी? सही, डायटोमिक गैस होंगी। तो स्पीड ऑफ साउंड में आप देखिएगा ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। Cv की वैल्यू क्या होगी? 5/2r। Cp की वैल्यू कितनी होगी? 7/2r।
और इसकी गैमा की वैल्यू 1.4 होता है। अगर आपको याद हो तो आपने 1.4 ही पढ़ा होगा इसकी वैल्यू। किसके लिहाज से पढ़ा था? डायटोमिक गैस के लिहाज से पढ़ा था। लेकिन अब हम क्योंकि एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो हमें सब पता होना चाहिए कि मोनोटॉमिक का क्या होगा, डायटोमिक का क्या होगा, पॉलीटॉमिक का क्या होगा, ये सब हमें क्लियर होने चाहिए। अब हम पॉलीटॉमिक की बात करेंगे। पॉलीटॉमिक गैस CO2 गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड NO2, इस टाइप की गैस को पॉलीटॉमिक कहते हैं। सही है, CO2 NO2 ये क्या है? सही है, हमारे पास सही है पॉलीटॉमिक गैस है। तो यहां पे इस कंडीशन में इसकी वैल्यू CV3R होता है और CP4R होता है। इन दोनों को डिवाइड करें, ऊपर लिखें 4R, नीचे रखें 3R, तो इसकी वैल्यू आएगा 1.33। अब एक स्टूडेंट जो मैं लास्ट कॉलम लिखूंगा, इससे सवाल आया था 2009 में। सही है, 2009 NTS में जब मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैस को मिक्स कर दिया, दो गैस को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, मोनो और डाई को। तो अब क्या होगा? एवरेज लेके निकालेंगे। तो एवरेज कैसे लेते हैं इसको देखिएगा। हम मिक्सचर बना रहे हैं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तो पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। जब हम गैस का मिक्सचर बनाते हैं, मतलब हम मोनो प्लस डाई गैस ले रहे हैं, मोनो प्लस डायटोमिक गैस को ले रहे हैं, दोनों को मिक्स कर दिया, तो हम CV निकालेंगे। CV निकालने का तरीका कार होगा, एवरेज लेंगे इन दोनों का, 3/2R प्लस 5 यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो लिखेंगे। लेकिन ऐसे मुश्किल होगा, इससे ज्यादा आसान तरीका बता रहा हूं। आप सब बताएं 5 और 3 कितना होगा? 5 और 3 कितना होगा बताएं सर, दिखाइएगा। 5 and 3 कितना होगा? हाँ भाई, 5 and 3 क्या होगा? 8 होगा ना। तो ये देखो 5 and 3 8, इसके नीचे 2 है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? ये वाला 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 4। फिर ये वाला 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2R आया। या फिर आप यूं कर लो इसी चीज को, ये 2 ऐसे रहा, इस कैल्शियम ले ले 2, ऊपर 3R प्लस 8R, पहले इससे डिवाइड किया फिर इससे डिवाइड किया। इससे ज्यादा बेहतर ये है कि 3 and 5 4, एक दफा 2 से डिवाइड किया, इसके नीचे 4, और एक एवरेज के 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। अब यहां बताओ 5 and 7, ये वाले का बताओ, 5 and 7 12, बताओ फाइनली क्या आएगा यहाँ पे? जल्दी इस कॉलम में बताओ क्या वैल्यू आएंगी CP की, पूरा बताओ CP की वैल्यू क्या आएंगी। जी वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, यही स्पीड चाहिए पेपर देने के लिए। तो देखो 5 and 7 जो है वो 12, डिवाइड बाय 2 6, और फिर एवरेज के 2 से डिवाइड किया तो 3R। अब मैं स्मॉल r की वैल्यू निकालू, गैमा CP अपॉन CV। तो भाई CP कितना है? 3R, CV कितना है? 2R, ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1.5। ये NTS के पेपर में 2009 में आया था इससे सवाल। मैं अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ हूं, मैं आपको बताऊंगा सवाल कैसे बना था यहां से। तो वेरी स्टूडेंट, इस कॉलम को आपने याद रखना है, इसको नोट कीजिएगा। अब वो दिखाइएगा जिन्होंने PV NKT पूछ रहे हैं क्या है। बेटा आप मेरे पीछे दिखाएं मेरे से, ये क्या है? इनको ऐसा नहीं है। PV NKT में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, K स्ट्रेंथ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। अब समझ में आ गया N क्या है स्ट्रेंथ? N क्या है समझ में आ गया? एक मिनट, परसेंटेज वाले में जो आप पूछ रहे हैं ना, परसेंटेज वाले में तो स्टूडेंट PV NRT अप्लाई किया था, वहां पे उसके मुताबिक वैल्यू गिवन दी हुई थी। तो जब भी कभी स्टूडेंट आपके पास गिवन परसेंटेज में हो, जिसको फाइंड करना है वो भी परसेंटेज में हो, तो मैथमेटिकल लॉग के रूल लगाते हैं। जो मल्टीप्लाई में होता है उसको प्लस में लिख देते हैं, जो डिवाइड में होता है उसको माइनस करके लिख देते हैं। ये पढ़ा देंगे साथ साथ, ये पढ़ाएंगे। एक मिनट
सही है। डायटोमिक गैस में 1.4 होते हैं, मोनोटोमिक गैस में 1.67 होता है, पॉलीटोमिक गैस में 1.33 होता है, और अगर मोनो प्लस डाई गैस को लेंगे तो 1.5 होता है। अरे यार एन क्या है, एन क्या है, माइक ऑन कर। है नहीं है, बस बंद कर दें। ओके बच्चों, सही, अल्लाह हाफिज। बस एंड करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे।